हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजमल जनान और आप देख रहे हैं दी ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन। और आज हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं डॉक्टर इल्हान नियाज साहब। डॉक्टर इल्हान नियाज साहब कैद आज़म यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयर हैं और उसके अलावा कई किताबें और रिसर्च पेपर भी लिख चुके हैं। तो आज हमने उनको बुलाया है कि उनके साथ एक पेपर जो उन्होंने लिखा है, जुडिशल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान एंड एवोल्यूशन ऑफ पावर, तो वो हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम डॉक्टर इल्हान नियाज साहब एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। नहीं, थैंक यू। थैंक यू। सर, जैसा कि आपने पेपर में शुरू से ही डिस्कस किया था रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस का आइडिया, तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए सिंपल और आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस के आइडिया के दरमियान क्या फ़र्क है? देखिए, ये दो मुख्तलिफ नज़रिए हैं। जो रूल ऑफ जस्टिस है वो ये समझता है कि इंसाफ जो है वो बुनियादी तौर पे एक इखलाकी चीज़ है। और जो भी हाकिम वक्त है, जितना वो अच्छा होगा, जितना वो नेक नियत होगा, उतना वो बेहतर जो है इंसाफ करेगा। तो बेसिकली इंसाफ जो है वो उस मैजिस्ट्रेट की, उस सुल्तान की, उस हाकिम की जजमेंट पे छोड़ दिया गया है। और उस जजमेंट के पीछे जो भी उसकी एक मॉरल कंडीशनिंग या साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है वो फिर आगे उसको गाइड करेगी। जो रूल ऑफ लॉ की ट्रेडिशन है वो ये समझती है कि आप जितने भी अच्छे हों, जितने भी नेक नियत हों, आप हमेशा जो है गलतियां करेंगे और नाइंसाफी करेंगे अगर आप सिर्फ अपने ही जजमेंट पे चलें। तो वो ये समझते हैं कि आपको ये देखना चाहिए कि कानून क्या है, और वो जो कानून है उसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत होनी चाहिए। तो आपका काम ये है कि आपने उस कानून को देखकर जो भी आपके सामने केस आया है या प्रॉब्लम आया है, आपने उसके मुताबिक जो है उसको इंटरप्रेट और रीजन करके जो है अपनी जजमेंट देनी है। उसके पीछे ये भी होता है कि रूल ऑफ लॉ ये भी समझता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ पावर वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक इदारे के पास कुछ इख्तियार हैं तो दूसरे इदारे के पास दूसरे इख्तियार होने चाहिए। किसी के पास भी जो है आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ जस्टिस उसका उल्टा समझती है। वो ये समझती है कि स्विफ्ट जस्टिस के लिए, तेजी से फैसले करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक ही शख्स को, एक ही इदारे को, एक ही एंटिटी को जो है ज़्यादा इख्तियार दें। तो दीज आर टू डिफरेंट ट्रेडिशंस। और हमारे तारीख में जो रूल ऑफ जस्टिस की ट्रेडिशन है वो हमारी अपनी यानी कि हिस्टोरिकल एक ट्रेडिशन है। और जो रूल ऑफ लॉ के कुछ आइडियाज हैं वो हमारे पास जो है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल जो है आए। सर, जिस तरह आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो कॉलोनियल के टाइम पे यानी हमने इनहेरिट किया है, पाकिस्तान ने भी और इंडिया में, तो उसके बाद क्या वजूहत थे कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ से डिस्ट्रैक्ट होता गया, और क्या क्या मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में डेवलपिंग हुई जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं चल सका? इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों आज़ाद हुए तो ये उम्मीद थी कि दोनों मुल्क में जमहूरियत जो है कायम होगी। और वो जमहूरियत जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है कायम होगी। जो हिंदुस्तान के लीडर्स थे उन्होंने पहले 3-4 साल में मेहनत करके, कॉम्प्रोमाइज़ेस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने इलेक्शंस भी करवा लिए। और उनकी ये समझ थी कि इन इलेक्शंस को कामयाब करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है जिसने कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, उसको आज़ाद होना चाहिए, ताकि जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ये समझें कि हम इलेक्शन में शिरकत कर सकते हैं। और अगर हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, अगर हम हारेंगे तो हम हारेंगे। इसमें जो है धांधली जो है या मैनिपुलेशन जो है स्टेट की तरफ से जो है नहीं होगी। पाकिस्तान में इसका उलट हुआ कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी जिसने पाकिस्तान को जो है बनाया,
वो अपनी जो एक इंटरनल बैलेंस है लूज करती गई। और जैसे वो लूज करती गई उनमें ये एंजाइटी आ गई कि अगर हम इंतखाबात करते हैं तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने ये समझा कि हम फिर कैसे जो है इस सिचुएशन को मैनेज करें। बदकिस्मती से उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि बजाय इसके कि हम एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाएं और तेज़ी से एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ जाएं और फिर उसके मुताबिक हम जो है आगे जो है जमहूरियत का सिलसिला चलाएं, उन्होंने ये समझा कि हम इसी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रोलॉन्ग करते हैं। और हम ऐसे भी करते हैं कि जब भी जो है सूबाई लेवल पे इंतखाबात होंगे, जैसे कि मार्च 1951 में पंजाब में हुए थे, तो फिर हम इंतज़ामी मुदाखलत के साथ जीत जाएंगे। तो वी विल यूज द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर ए फेवरेबल इलेक्टोरल आउटकम। नतीजा क्या हुआ कि जो भी इलेक्शन हुई तो उसमें यही होता है पाकिस्तान में 1951 से कि जो जीत जाता है वो मिठाइयाँ बांट रहा होता है और कह रहा होता है कि जी सब कुछ ठीक हो गया, और जो हार गया है वो कहता है कि जनाब ये तो धांधली हो गई है और मैं ये रिजल्ट्स नहीं मानता। दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि जो हमारी एक लीगल मशीनरी थी उसको बजाय इसके कि हम बेहतर करते, बजाय इसके कि हम जो है इनलाइटन लेजिस्लेशन करते, बजाय इसके कि हम उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है और रिसोर्सेज हैं और टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उनमें हम इन्वेस्ट करते, हमने इफेक्टिवली जो हमारे पास इदारे थे भी उनको जो है सियासी या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का और जस्टिस का जो निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता गया। तीसरी चीज़ जो हमने की वो ये की कि हमने कानून के अंदर ऐसे चीज़ें डाल दी जिसमें बेसिकली जो स्टेट है या कोई भी जो ताकतवर है उसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हो सकते हैं। इसका एक छोटा सा मिसाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने इस्लामाइजेशन के नाते एक किसास और दियत के कानून पास कर दिए। नतीजा क्या है उसके कानून का कि अगर आप ताकतवर हैं और आप किसी और को मार देते हैं या जख्मी कर देते हैं, यू कैन बेसिकली सिक्योर ब्लड मनी रिडेम्पशन फॉर योर सेल्फ। और जो स्टेट है या सुप्रीम कोर्ट है बेशक सो मोटो नोटिस भी ले ले, जो मुजरिम है वो बेसिकली नाश्ता हुआ जो है वी साइन फ्लैश करता हुआ जैसे कि शाहरुख जुतोई केस में हुआ है, वो इवेंचुअली जेल से फारिग हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने कॉन्शियसली ऐसे किया कि हमने अपने इलेक्शन सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को नहीं स्टेबलाइज होने दिया इस डर से कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बिगाड़ बिगाड़ दिया। और फिर हमने ऊपर से इस तरह के कानून भी पास कर दिए जिसमें बेसिकली जो भी ताकतवर है उसका जो है फायदा है और जो कमजोर है वो लीगली जो है उसके पास कोई रिकॉर्ड सी ना रहे। सर, जैसा कि आपने वहाँ पे मेंशन किया था कि जिस तरह पाकिस्तान रेजोल्यूशन और फिर उसके बाद रावलपिंडी साजिश केस और 1953 में जो रेड्स हुए थे लाहौर में, इन ये जो इवेंट्स थे इन्होंने मतलब किस तरह एक हमें डिस्ट्रैक्ट किया है इस आइडिया से। देखें, अंग्रेजों के राज कायम होने से पहले बर सगीर में जितने भी रियासतें थीं वो अस्करी रियासतें थीं, जिसका मतलब ये है कि उनमें फौज जो है हुक्मरानी करती थी। आप चंद्रगुप्ता मौर्य की एम्पायर निकाल के देख लें या रंजीत सिंह की जो है सिख किंगडम निकाल के देख लें या और कोई भी जो रियासत जो है आप निकाल के देख लें, वो बेसिकली मिलिट्री गवर्नमेंट होती थी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि फौज को एक सिविलियन की बात माननी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सिविलियन हुक्मरान है और सिविलियन फैसला करेगा कि फौज को क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है, ये अंग्रेजों की तरफ से हमारे पास आया। हिंदुस्तानियों ने इस ट्रेडिशन को कायम किया, जारी रखा
और उसको जो है एक बहुत गहरा जो है जमहूरी जो है एलिमेंट भी दे दिया। हमने क्या किया कि हमने जो है इस पॉलिसी का पहले 3-4 सालों में सत्यानाश कर दिया। कुछ मजबूरियां भी थीं उस वक्त के हुक्मरानों को। वो ये था कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास बहुत कम सीनियर लेवल के ऑफिसर्स थे। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो हमारे पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, इन हिज कैपेसिटी एज डिफेंस मिनिस्टर एंड चेयर ऑफ डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट, उन्होंने दबाकर फौज के जो इंतज़ामी मामला थे उनमें मुदाखलत की और अपने जो है पसंद के लोगों को इंक्लूडिंग जनरल अयूब खान ऊपर लेकर आ गए। इससे जो है काफ़ी अफसरों की जो है हार्ड बर्निंग हुई और उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे कि मेजर अकबर अकबर खान और इस तरह मेजर जनरल अकबर खान और इस तरह के लोग थे जिन्होंने हुकूमत को जो है गिराने की जो है साजिश जो है की, जो रावलपिंडी कंस्पिरेसी जिसको हम कहते हैं। बट व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट वाज कि जो फौज की जो सीनियर लीडरशिप है उनको जो है सियासत का टेस्ट आ गया। एंड द प्रॉब्लम बेसिकली इज दिस कि एक दफा आप अपना सर जो है शेर के मुंह में दे दें तो उसको दोबारा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे जो पहले 3-4 साल में जो हुक्मरान थे जो सिविलियन थे, 100% सिविलियन थे, उन्होंने अपना ही जो है सर जो है शेर के मुंह में दे दिया। 1953 में उस शेर ने काटना शुरू कर दिया। कैसे कि 1953 में पंजाब में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंसेस हुए, कम्युनल राइटिंग हुई और उस कम्युनल राइटिंग के बेसिस पर जो तब गवर्नर जनरल थे और जो फौज थी उन्होंने पंजाब में एंड स्पेशली लाहौर में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। नॉट जस्ट टू क्वेल द राइट्स बट उन्होंने मार्शल लॉ कंटिन्यू किया फॉर अबाउट 2 मंथ्स, जिसमें उन्होंने लाहौर में क्लीन अप ऑपरेशन भी की। इससे जो है और उनमें कॉन्फिडेंस आई कि हम जो है इस मुल्क को बेहतर संभाल सकते हैं एज कंपेयर टू दी सिविलियन पॉलिटिशियंस। एंड दैट इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड रेजीम इन आवर हिस्ट्री कि जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को फारिग करके मोहम्मद अली बोगरा को डीसी से उठा के लेकर आ गए एंड इंस्टॉल्ड हिम एज प्राइम मिनिस्टर, तो फिर पाकिस्तान में ये हो गया कि सिविल सर्विस प्लस आर्मी, आर्मी उस जमाने में बैकग्राउंड में थी, सिविल सर्विस फोरग्राउंड में थी, वो असली पॉलिसी वो बनाएगी, असली जो है हुक्मरानी वो करेगी, मगर दिखाने के लिए सर्कस जो है बिठाने के लिए सियासतदानों को को ऑप्ट करके किंग्स पार्टी जो भी आप उनको कह लें सामने जो है बिठा बिठा दिया जाएगा। और फिर ये अपनी तरफ से जो भी यानी कि ब्यूरोक्रेसी को या फौज को सूझती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, वो फिर करते रहेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर ए फेवरेबल वर्डिक्ट। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमने पहले 6-7 सालों में इफेक्टिवली की। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो पाकिस्तान में जो हमने अंग्रेजों से एक ट्रेडिशन इनहेरिट की थी ऑफ सिविलियन सुप्रेमेसी ओवर द आर्म्ड फोर्सेस, वो हमारे सिविलियन ही हुक्मरानों ने खुद ही खत्म कर दी। वो बेसिकली समझ ही नहीं पाए कि हम शायद कर क्या रहे हैं। वो शायद ये समझ रहे थे कि ये जो अंग्रेजों की तरफ से ये हमारा कल्चर है सिविलियन सुप्रेमेसी का, ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। वो ये नहीं समझते थे कि भाई अगर आप जो है इस तरह से करेंगे तो इसका जो ब्लो बैक है वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर ये तो मतलब ये बात हुई, लेकिन उससे पहले भी एक दफा मतलब शायद एनडब्ल्यूएफपी की असेंबली डिसॉल्व की गई थी 1948 में या 47 में। यू टॉकिंग अबाउट 1947 और उसके बाद पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व हुई थी। तो एंड सर इफ हम आई एम नॉट उसको क्यों नहीं कह मिस्टेकन एट सकते सम कि स्टेज, जब तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे वहां पे तब से ही ये शुरू हो गया था काम। देखें देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे वो गवर्नर जनरल थे, वो सिविलियन थे, और एज ए सिविलियन गवर्नर जनरल उनके पास कुछ इख्तियार थे और उन्होंने वो इख्तियार उस सिचुएशन में जो इमरजेंसी की थी इस्तेमाल किए।
उनकी जो अथॉरिटी थी वो अनक्वेश्चन थी एज अ सिविलियन लीडर ऑफ द स्टेट। सो सिविलियन लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली आपका जो सिविलियन लीडर है हमेशा एक इंक्लूसिव या लिबरल या डेमोक्रेटिक फैसला ही रहेगा। जाहिर बात है हिंदुस्तान में भी जो है गवर्नर राज इम्पोज हो सकता है किसी भी सूबे में, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे। ये एक कानून में आपके पास एक इमरजेंसी को डील करने के लिए या हालात को संभालने के लिए एक प्रोविजन है। उसका मकसद ये है कि जब आपको इमरजेंसी होती है, यानी कि जेन्युइन इमरजेंसी होती है, तो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द सिविलियन लीडर यूजिंग हिज लीगल अथॉरिटी। आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो एक अलग डिबेट है कि उसके हालात क्या थे, क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज हुए या नहीं एक्सरसाइज हुए। द मेन प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज कि ये सारे जो पावर्स थे गवर्नर जनरल के, दे वर अंडरस्टूड टू बी टेम्पररी पावर्स, यानी कि हम एक ट्रांजिशन में थे। जो इंटरिम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी उसका मकसद यही था कि आप यानी कि 3-4 सालों में अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, एंड देन नेचुरली ये जो सारे इमरजेंसी पावर्स हैं बेशक आप उनको रख भी लें, दे वुड देन कम इनटू द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द गवर्नर जनरल। सर अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें तो उसके बाद 1954 में जब असेंबली डिसॉल्व की गई थी, 1953 में शायद, जो ख्वाजा सॉरी मौलवी तमीज़ुद्दीन उसके स्पीकर थे, तो जस्टिस मुनीर उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने नजरिया ज़रूरत का एक कंसेप्ट दिया। तो वो किस तरह उसकी लेगेसी आज तक मतलब प्रिवेल कर रही है, और किस तरह उस वक्त उसने हर्ट किया हमारे सिस्टम को। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसका तो बेसिकली ये मकसद था कि अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि उस जमाने में गवर्नर जनरल कोई ऐसा कदम उठाता है जो कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड नहीं है, तो अगर वो ये काम इस नीयत से कर रहा है कि उसने रियासत को बचाना है किसी बड़े जो है हादसे से, तो उसको जो है अदालत लिजिटिमाइज या कवर दे दी। अब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिसमिसल है या डिसोल्यूशन है, जब सिंध कोर्ट में चैलेंज हुई तो सिंध कोर्ट ने तो फैसला कर दिया कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो एक मकसद के लिए बनी है और वो मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है जिसके मुताबिक आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। So then it went into the appeal, and then, of course, as they say, the rest is history. The Supreme Court at that time, with the dissenting note, of course, of Justice Cornelius, resolved that नहीं executive जो है ये कर सकता है, और उसके obviously मुख्तलिफ जो है उन्होंने अपनी तरफ से reasoning दी, but all of these reasonings जो हैं they have not really stood the test of time. एंड ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है बेशक बाद में भी उसको इस्तेमाल किया गया, जैसे कि 58 में किया गया या 77 में किया गया या 1999 में किया गया। आजकल भी कोशिश हो रही है कि एक नया जो है इस तरह का हम डॉक्ट्रिन बनाकर जो है पीडीएम की गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से एक एडिशनल लीज ऑफ लाइफ दे दें, बट now at least you see that the Supreme Court is no longer keen to uphold that old doctrine. So, but for the first like 50 years or so since 1953, like 53, 54 से लेकर essentially 2007 तक, आप ये समझें कि ये जो नजरिया जो है ये एक लिहाज से डोमिनेंट रहा है, और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत थी या जो भी हुकूमत किसी भी तरीके से बनाना चाह रहा था, वो ये समझता था कि बस अगर मैं कामयाब हो जाऊं बेसिकली अपने स्कीम में, अपने कू में, अपने यूसरपेशन में, तो
मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मसला नहीं होगा. इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, as one of our military rulers is believed to have said, and we will get the clean chit from the Supreme Court कि जी ठीक है जी, मुल्क में हालात बड़े ख़राब थे तो ठीक है जी, हम आपको कवर दे रहे सर हैं. परवेज मुशर्रफ ने कहा था ना ये? I think it was Pervez Musharraf, yes. सोचते तो सारे हैं अभी तक. Well, कहते तो सब हैं, बिल्कुल सही बात है. सर उसके बाद आपने मेंशन किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में जो मसले आए, जो रूल ऑफ जस्टिस से हम मूव, रूल ऑफ लॉ से हम मूव किए, उसमें पीपीपी की जो गवर्नमेंट थी उसका बहुत बड़ा किरदार था. और जो नेशनलिज्म उन्होंने की, मतलब उसको सॉरी नेशनलाइज कर लिया था इंडस्ट्रीज को, वो किस तरह मतलब आप उसको देखते हैं, और किस तरह, ज़रा डिटेल अगर आप हमें बता दें उसके बारे में. देखिए, जो रूल ऑफ लॉ होता है, जाहिरी बात है हम अक्सर सोचते हैं रूल ऑफ लॉ को इन द सेंस कि जुडिशरी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन होती है. बट द फैक्ट इज कि जो मेन टास्क होता है रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, वो सिविल सर्विस का होता है. और हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ों ने एक लिहाज से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, वो ये थी कि जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो किसी इंडिविजुअल हुक्मरान की नौकर नहीं है, वो एक रियासत की नौकर है. और वो रियासत जो है अपने जो इक़दाम हैं वो कानून की शक्ल में देती है. हमारे यहाँ ये हुआ कि जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस नज़रिए से हटती चली गई और दूसरे पे आ गई कि हम जो हैं इसेंशली जो भी रूलर ऑफ द डे है उसके हम ज़ाती मुलाजिम हैं. वो सही के, गलत के, अच्छा के, बुरा के, हमने बेसिकली उसको खुश रखना है. कानून में जो भी हो नहीं हो, दैट डज नॉट बेसिकली मैटर टू अस. इफ द बॉस वांट समथिंग डन, वी विल गेट इट डन. ऑन द अदर हैंड, अगर उनसे सर अगर वो कोई फिर ना करें कम तो उनको ताकतवर है, निकाल दिया जाता है. अच्छा, उसकी दूसरी एलिमेंट ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे, जैसे कि अयूब खान ने आया, उसने स्क्रीनिंग की, उसने 1300-1400 सिविल सर्वेंट्स को फारिग कर दिया. जुल्फिकार अली भुट्टो आया, उसने स्क्रीनिंग की, उसने अपने 4-5 सालों में तकरीबन 2000 को फारिग कर दिया. तो उससे जो है एक सेंस पैदा हुआ कि भाई अगर आप जो है ज्यादा जो है ये करेंगे कि जी मैं तो कानून का मुलाजिम हूं, मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर ठीक है. इफ यू आर लकी यू विल गेट सस्पेंडेड और ट्रांसफर्ड, इफ यू आर अनलकी यू कैन इवन बी फायर्ड. सो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारी जो सिविल इंतजामिया है वो समझना अपने आप को इस तरह शुरू होगी कि जी हमने बेसिकली जो हुक्मरान है जो भी हो उसको हमने खुश रखना है. सो दैट इन टर्न मीन्स कि आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं रही. अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं अंडर द लॉ. बेसिकली सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि लेट्स से आप सियासतदान हैं, आपने प्रॉमिस किया है कि जी मैं ये पॉलिसी कर दूंगा, मैं वो पॉलिसी कर दूंगा. जब आप हुकूमत में आते हैं, द ब्यूरोक्रेसीज जॉब इज टू एडवाइज यू कि आप इस पॉलिसी को कैसे जो है फेयरली, जस्टली, इक्विटेबली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दूसरा ऑफ कोर्स उसका फंक्शन ये है कि उसने आगे जाकर इस चीज को इंप्लीमेंट भी करना है. और तीसरा उसका फंक्शन ये है कि उसने फिर आपको आके बताना है, फीडबैक देना है कि आपकी जो पॉलिसी है उसके ऑन ग्राउंड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं. ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो सिविल सर्वेंट्स हों वो सिक्योर फील करें कि हम अगर सच बोलेंगे, कि हम अगर कानून के मुताबिक मशवरा देंगे, तो हमें
विक्टिमाइज या निकाल नहीं दिया जाएगा। अगर सिविल सर्वेंट्स ये समझते हैं कि हम एक बुरी पॉलिसी को बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें और उसके जो फिर मनफी असरात हैं वो हम नहीं बताएं टू दी बॉस, बिकॉज उससे नाराज हो जाएगा, एंड रादर देन फिक्सिंग द पॉलिसी ही विल जस्ट टेक इट आउट और शी विल जस्ट टेक इट आउट ऑन अस। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक वेलफेयर काम करना बंद हो जाती है। फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ पावर सेंटर बन जाती है, जिसमें जो ताकतवर है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी कनेक्शंस हैं, वो अपनी पसंद का जो मर्जी फैसला करवा ले, और जिसके पास ये सोशल कैपिटल या पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है वो फिर आराम से बैठा रहे या फिर जो है किसी जो है जुल्म का शिकार हो जाए। सो that is how at the procedural level, at the implementation level, we have undermined the implementation of the rule of law. सर उसके बाद अगर हम इसको जाएं कि जनरल मुशर्रफ को कर लेते हैं, तो उनको मतलब निकालने की वजह एक हम कह सकते हैं कि जुडिशरी ही बनी, या वो जो लायर मूवमेंट सारी बनी। तो उससे पहले भी कई दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, तो उनमें उसमें जुडिशरी ने कोई किरदार अदा नहीं किया था डिक्टेटर को बाहर करने में। तो उस वक्त क्या मतलब जो डिफरेंसेस थे कि पहले वो नहीं थे, कि क्या वो हमारे डायनामिक्स चेंज हो गए कि अब जुडिशरी इतनी पावर असर्ट कर रही थी? देखिए, जब कोई भी रजीम आती है तो वो कहती तो है कि हमने कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, और कुछ रिफॉर्म्स करते भी हैं। जनरल मुशर्रफ ने जो रिफॉर्म्स किए थे उनमें से एक तो ये था कि उन्होंने जो पाकिस्तान का आजकल आप मीडिया लैंडस्केप देख रहे हैं उसको लिबरलाइज करना शुरू किया। सो व्हेन यू थिंक अबाउट द मॉडर्न मीडिया लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, you have to give him the credit that he is the architect of it. दूसरी चीज कि जब वो आए तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट या इस तरह की कोई भी जो है सहूलत थी। जो पाकिस्तान में टेलीकॉम और इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई है वो बेसिकली अगेन मुशर्रफ के दौर में आई है। केबल टीवी की भी रेवोल्यूशन आई है, उनकी दौर में आई है। तो what he basically did was that for the first time पाकिस्तान में एक इस तरह की मैस ऑडियंस पैदा हुई जो किसी भी इंडिविजुअल एक्टर के कंट्रोल में नहीं थी, बेशक वो समझना चाहे कि हमारे कंट्रोल में है। जो चीफ जस्टिस उस जमाने में थे चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने इसका फायदा उठाया और वो ये समझते थे, उनके एक्शन से और सो मोटो से ये जाहिर होता है कि अगर अदलिया वो चीजों के ऊपर काम करना शुरू करे जहां पर पब्लिक आउटक्राई है, जहां पर पब्लिक नीड है, जहां पर पब्लिक अटेंशन है, तो उससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक पब्लिक में स्टैंडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। सर हालांकि और इफ्तिखार चौधरी। उस पॉपुलैरिटी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा क्लाउड आ सकता है जो उनके पास पहले नहीं था। So that is how, in a way, the ball got rolling. And as he took more of these actions, there was a bit of a snowball effect कि शुरू में वो relatively less important चीज़ों पे करते थे, मगर फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पर हाथ डालना शुरू किया जहां से regime उनसे annoy हो गई, particularly for instance the steel mill case. So सर उसके that अलावा क्या थे, and मिसिंग पर्सन का भी था? मिसिंग पर्सन्स का भी जो है जिक्र किया, और जो आई मीन देयर वर द माइनर थिंग्स एज वेल जो उन्होंने उठा लिए थे। आई थिंक ही टुक समथिंग लाइक 140 सो मोटोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज टेन्योर एज द चीफ जस्टिस। एंड एक एटमोसफियर बन गया। आई मीन मुझे याद है कि उस जमाने में पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि अखबार के फ्रंट पेज पे अगर लेट से 4 खबरें लगी हुई हैं तो उनमें से लेट से 2 सुप्रीम कोर्ट की होंगी।
कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाने को समन कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फलानी चीज को देख लिया है, एंड इससे एक जेन्युइन जो है, आई वुड से पॉपुलर सपोर्ट पैदा होना शुरू हुई फॉर द सुप्रीम कोर्ट के भाई इस मुल्क में जहां पर बेसिकली कोई जो है, except for those that are very rich and very powerful already, has basically no access to any justice. Here is finally someone जो इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है, जो बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जलील कर रहा है, गैलरी में उनको जो है बुलाकर उनसे सवाल पूछ रहा है, सेक्रेटरीज को, आईजीज को, इस तरह के लोगों को जो शायद आज से कुछ 4-5 साल पहले अदलिया को इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते थे कि जी ये क्या चीज है. सो दैट इफेक्ट did actually generate more clout for the judiciary. And that clout is something that Musharraf does not seem to have factored in when he decided to dismiss the Chief Justice. तो मुशर्रफ जो था वो शायद अपना ही जो दिया हुआ मीडिया और इंटरनेट और टेलीकॉम और ये सारी जो चीजें आई थी, इस सारी कनेक्टिविटी का वो शायद नहीं समझ पाया कि भाई अब ये 1999 नहीं है, अब मैं इस तरह की अगर हरकत करूंगा तो बहुत ज्यादा पब्लिक आउटक्राई होगा और इस तरह से होगा कि इट विल बी ब्रॉडकास्ट 24/7 एंड द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू टर्न द क्लॉक बैक टू द डेज ऑफ पीटीवी एंड रेडियो पाकिस्तान, जहां पर एक आपका टीवी चैनल है और एक आपका रेडियो चैनल है और कोई और किसी के पास कोई बेसिकली एक्सेस ही नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को अदर देन दैट व्हिच द स्टेट इज विलिंग टू गिव देम. हालांकि वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उनको भी मुशर्रफ नहीं दिया था, पीसीओ के अंदर उन्होंने भी वो उठा लिया था. Yes, and that was the surprising thing कि nobody expected Chief Justice Iftikhar to be that kind of a figure. ये भी एक चीज थी. सर उसके अगर हम ये जो यहाँ पे कहा जाता है कि लॉयर मूवमेंट से ही जनरल मुशर्रफ को बाहर किया गया था, तो आजकल ये भी बात की जाती है कि उसको तो इस्टेब्लिशमेंट खुद भी सपोर्ट कर रही थी. तो क्या हम इस तरह नहीं कह सकते कि जनरल मुशर्रफ को निकालने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था अकेले में, या जुडिशरी कोई इतना बड़ा रोल नहीं अदा कर सकती थी उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती? देखें, अयूब खान के खिलाफ भी पॉपुलर मूवमेंट्स चली थी और वो बहुत मैस लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे. हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एज वेल इन दोज प्रोटेस्ट्स. अल्टीमेटली अयूब खान को याह्या खान ने ही निकाला बेसिकली. ऑल्दो उन प्रोटेस्ट की वजह से एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था जहां पर फौज के अंदर सीनियर कमांड को यह एहसास हुआ कि भाई जो सदर अयूब हैं उनका लगता है टाइम जो है एज सदर अयूब पूरा हो चुका है. समथिंग सिमिलर हैपेंड विद मुशर्रफ, बट द इशू ऑफ कोर्स वाज कि दिस टाइम जो एक पॉपुलर आउटक्राई थी और जो एक पब्लिक डिसअफेक्शन पैदा हुई, उसको जो है लॉयर्स मूवमेंट ने और जुडिशरी ने बहुत इफेक्टिवली कैपिटलाइज किया. सो नो डाउट कि ये जो फैसला है टू बेसिकली टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसमें जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर तो दे आर एलिमेंट्स विद इन द इस्टेब्लिशमेंट जो ये समझते हैं कि भाई एक दफा एक आपका पॉलिटिकल रिस्क या एक्सपोजर एक हद से बढ़ जाए तो इट इज बेटर टू बेसिकली रिटायर फ्रॉम द फ्रंट लाइन. बट उस प्रेशर को पैदा करने में the lawyers movement and the judiciary played a very critical role. Without that pressure, यानी कि आप खुद सोचें कि the day before General Musharraf summoned Chaudhry Iftikhar and told him that I am basically dismissing you, मुशर्रफ की रेजीम को कौन चैलेंज कर रहा था? कोई भी नहीं चैलेंज कर रहा था.
वो तो अगले 10 साल हुकूमत करता या 5 साल हुकूमत करता बेसिकली। सर लेकिन वो उसके बाद अगर आर्मी चीफ रहते तब करता ना, अगर वो आर्मी चीफ ना रहते तो नहीं कर सकते थे। देखें, जो आर्मी चीफ रहना या नहीं रहना है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर था, बट द फैक्ट इज कि जब उन्होंने ये जुडिशरी के साथ चीज की, द रिएक्शन वाज नॉट एंटिसिपेटेड। दूसरी चीज ये है कि अगर लेट्स से अदलिया उसी तरह की होती जैसे कि पहले थी, तो हो सकता है कि जनरल मुशर्रफ अपने आप को एक और टर्म आर्मी चीफ के तौर पे दे देते एट द एंड ऑफ 2008। मे बी। Who would have stopped him? Without that pressure, he would probably never have given up his uniform. So I think we need to weigh that in both senses. सर जैसे कि अब इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस दोबारा बहाल हो गए, तो जिस तरह उन्होंने मुदाखलत शुरू करने की कोशिश की, मतलब वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, क्या करना है किस तरह करना है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उसको उनको वो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर नवाज शरीफ को भी अदलिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे या रहनुमा थे उनको डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई कर किया दिया। तो आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है ये ऑन एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, वो उसको हर्ट कर रही है इतनी ज्यादा? पहली चीज तो यह है कि नवाज शरीफ का वापस आना और सियासत में वापस आना, दिस वाज समथिंग दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरी चीज ये है कि मुशर्रफ ने अपने आखिरी साल 2 साल में एक एनआरओ के नाम से चीज लॉन्च की थी, जहाँ पर उसका शायद ये ख्याल था कि वो पीपल्स पार्टी और जमातों के साथ मिलकर किसी ना किसी तरीके से अपनी रूल को प्रोलॉन्ग कर ले। वो नहीं हो सका, लार्जली बिकॉज ऑफ द जुडिशरी। और बाद में उस एनआरओ के खिलाफ जो है, अदलिया ने बार बार एग्जीक्यूटिव को कहा कि आप जो है एक्शन शुरू करें, क्योंकि हम इस एनआरओ को, इट इज़ नॉट लीगल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। अगर आप उस एनआरओ की डिटेल्स देखें, उसमें बहुत सारे केसेस हैं। आई थिंक thousands of cases were there that were put on different people over different time, going back to perhaps 1985। वो केसेस सही थे गलत थे वो एक अलहदा डिबेट है, कि कौन सा केस ठीक था। जाहिर बात है कि जो उस केसेस के इंडाइटेड लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये तो सारे झूठे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो समझते थे कि शायद कुछ सही है कुछ ठीक नहीं है। बट इसके ऊपर ऑब्वियसली उनकी जो है इक्वेशन विद द देन गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रही। सो आई वुड बेसिकली से कि लोग, जो जुडिशरी है उसकी एक न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस थी, और उसने उस न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस का भरपूर इस्तेमाल किया। उसमें अच्छे काम भी हो गए और बुरे काम भी हो गए, because obviously they were basically things that the Chief Justice were undertaking at his own initiative based on his own understanding. So in a way we can think of it in the sense कि जो हमारा एक रूल ऑफ जस्टिस का जो ट्रेडिशन है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट थ्रू सो मोटो पावर्स इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड उसके जो है यू कैन आर्ग्यू दैट यस, उससे जो है एक लिहाज से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थे उनके ऊपर एक नया जो है चेक पैदा हो गया, और इस किस्म का चेक के जो जुडिशरी है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को जो है डिसमिस भी कर सकती है, या इफ नॉट डिसमिस सर्टेनली डिस्क्वालीफाई कर सकती है। So that was definitely something which the judiciary showed and exercised at various times since it achieved these powers. सर आप क्या अब समझते हैं क्या कि ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना ठीक है या नहीं जुडिशरी की तरफ से? देखें, अगेन मसला ये है कि
आप किसी को किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। नवाज शरीफ was disqualified on the basis of Article 62-63 due to a non-declaration basically तो सैलरी of लेनी थी लेकिन ली a नहीं। source of income जो उन्होंने क्लेम नहीं की, that is actually ट्रांसफर नहीं हुई, but he had claimed it, and ये जो है रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा एक्ट है उसकी भी वायलेशन थी, और जो आर्टिकल 62-63 है जो बहुत स्वीपिंग है, अदलिया ने फैसला किया कि जी उसकी भी वायलेशन है। अब सवाल ये ऑफ कोर्स पैदा होता है कि ये जो आर्टिकल 62-63 है, ये हमारे कानून में रहने किसने दिया? जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी, that article could have been done away with, because obviously that article is prone to interpretation, कि it is such a broad term, broad category, कि हर एक हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ईमानदारी की अपॉन बात के, है। एग्जैक्टली, डिपेंडिंग अपॉन के उस दिन पर जो है प्रिजाइडिंग जज का मूड क्या है। इस तरह के कानून जो हैं वो पार्लियामेंट को हटा देने चाहिए। जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी तो इसको भी हटा देते, नहीं हटाया। सो आई थिंक कि दिस इज बीन अ कंटिन्यूअस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर कॉन्टेक्स्ट, कि एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट इज प्रोन टू अब्यूज बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बजाय इसके कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को खत्म करें, आप जो है अदलिया के साथ जो है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जो फैसला अदलिया करती है आपके हक में वो सही होता है, जो आपके खिलाफ जाता है वो आप समझते हैं कि इससे बड़ी नाइंसाफी जो है इंसानी तारीख में नहीं हुई। इसके तो ये वही चीज अदलिया फिर सर ये आपको होगी बहाल कि जिस करती है। तरह नो नो, सो जैसे वही अदलिया आपको बहाल करती है वो अच्छी है, वही अदलिया आपको डिस्क्वालीफाई करती है वो बहुत बुरी है। आप नून लीग के जो स्टेटमेंट्स थे ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गिलानी वो जरा निकाल के देख लें। तब जो है आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जब आप खुद निकाले गए तो आप कह रहे हैं कि जी ये तो जो है बहुत बड़ा जो है नाइंसाफी हो गई है। सो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम, और आप ये अभी भी देख रहे हैं कि आई मीन यू कैन लिटरली सी दिस, कि एक साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट को जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश की, दे वर स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो बाय द सुप्रीम कोर्ट यही वाले जज थे सर एज जो पर अभी मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन। हैं। और अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है कि आप विद इन 90 डेज, दो वो 90 डेज एक दो ऊपर भी हो सकता है अगर कोई जेन्युइन इमरजेंसी हो जाए, आपने इलेक्शन करने हैं और आपने इफेक्टिवली ये इंटेंट डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि हम इलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सेज कि जी आप फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। जो पहले खुशियां मना रहे थे वो अब कह रहे हैं कि जी ये जजेस ठीक नहीं हैं, ये बहुत प्रो इमरान खान है, ये जो है पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी को और ये वो एक्सेट्रा खत्म कर रहे हैं, जो भी यानी कि उनका नैरेटिव है। वही लोग एक साल पहले खुशियां मना रहे थे, एंड जो एक साल पहले जो है चीख रहे थे चिल्ला रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है हमारे साथ, व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट डन, वो अब जो है हैशटैग्स लॉन्च कर रहे हैं कि जी वी स्टैंड विद द सुप्रीम कोर्ट। सो आई थिंक के वी हैव टू बेसिकली रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कि किसी भी निज़ाम में पॉलिटिकल विजडम और मैच्योरिटी का कोई लीगल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता।
और अगर आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें इतनी मैच्योरिटी, इतनी बैलेंस, इतनी समझ नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को इन दी अप्रोक्सीमेट स्पिरिट चला सकते हैं, तो फिर हर किस्म की चीज अदालत के पास पहुंच जाएगी। और जो आज की अदालत है वो 1954 की अदालत नहीं है। वो फिर वही करेगी जो वो खुद समझती है कि ये बेहतर है, या मुल्क के लिए बेहतर है, या कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना माइंड बना के करेगी। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। जनरल मुशर्रफ को भी जुडिशरी ने घर भेजा, गिलानी को भी जुडिशरी ने घर भेजा, नवाज शरीफ को भी जुडिशरी ने घर भेजा, इमरान खान को भी टेक्निकली स्पीकिंग जुडिशरी ने घर भेजा। और लगता यही है कि अगर गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आके फाइनली इलेक्शन करवा देती है मई में, तो इस गवर्नमेंट का भी जो है स्कैल्प वो भी जुडिशरी के हाथ में होगा कि जी हमने इनको भी फारिग किया। सर अगर ना करवाए मे भी तब भी भेज दें। नहीं, कौन को भेजेगा कि जुडिशरी ना, खुद तो ये लगता ही नहीं जाएंगे उस सर तरह से। कॉन्टेम्प्ट में उनको। कंटेम्प्ट में आप उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं डेफिनेटली। इफ गिलानी कैन बी डिस्क्वालीफाइड, दो दैट वाज फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, आई थिंक 5 years, then certainly Shawaz Sharif can be, in fact the whole federal cabinet can be disqualified. सर उसके ये आगे। भी एक यानी कि क्योंकि द होल फेडरल कैबिनेट हैज डिफाइड द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ठीक है द एंटायर फेडरल कैबिनेट इज इन कंटेम्प्ट, आप अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो फेडरल कैबिनेट में तो पता नहीं 78 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आधी आगे तो लीग पार्लियामेंट तो चली जाएगी। फेडरल कैबिनेट में बैठी हुई है। वो तो आपके पास फिर पॉलिटिशियंस ही नहीं रहेंगे टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। सारे के सारे बैठ जाएंगे घर 5 साल के लिए। सो आई थिंक कि दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन दैट वी आर इन। बट फंडामेंटली अगर पॉलिटिकल क्लास कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहता और हर चीज को वो एक जुडिशल क्राइसिस बना देता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना देता है, फिर तो नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है आपके पॉलिटिकल सिस्टम में वो बढ़ता चला जाएगा। सर ये अगर जिस तरह अभी मैंने पहले भी आपसे यही क्वेश्चन कर लिया कि डेमोक्रेसी को किस तरह हर्ट कर रही है जुडिशियल एक्टिविज्म। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 63A के बारे में, जो पंजाब असम्बली को फिर सॉरी जो जिससे वजीर आला जो थे साबिक परवेज इलाही साहब वापस बन गए वजीर आला। तो उसके बारे में पूरी लीगल फ्रेटर्निटी यही कह रही है कि ये रीराइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये ना जो सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया है वो जजेस बेंच से लेजिस्लेशन कर रहे हैं। देखें, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है दैट इज एक्चुअली ए लीगल फिक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इसेंशियली सर लीगल जो फिक्शन भी का क्या मतलब, जुडिशरी, थोड़ा लीगल इसको। फिक्शन यानी कि वो एक ऐसा उसूल है जो हम कहते हैं कि जी ये ऐसा होना चाहिए, और एक आइडियल है आप समझ लें, मगर होता किसी भी निज़ाम में इस तरह से नीट एंड क्लीन सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होती। कहीं भी नहीं होती। कहीं भी नहीं होती, कहीं भी दुनिया में नहीं होती। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि एक दफा जुडिशरी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमने एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को चेक एंड बैलेंस करना है। तो इसका मतलब यही है कि जो इंतजामी फैसले हों या लेजिस्लेटिव फैसले हैं, ये अदालत में आ सकते हैं अगर वो उनकी एक खास अहमियत समझी जाए। सो इन दैट सेंस दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओपन थिंग कि जब आप ये बात करते हैं कि जी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस का क्या मतलब है? चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये है कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ
या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो लोग समझते हैं कि गलत है, वो अदालत के पास जा सकते हैं और अदालत फिर मुझे रोक सकती है, मुझसे सवाल पूछ सकती है, मुझसे जो है वो काम रुकवा भी सकती है अगर वो चाहे, जब तक वो कोई फैसला ना करे. सो दिस इज समथिंग दैट इज इनबिल्ट इनटू आवर सिस्टम, दैट द जुडिशरी has the legal power to intervene in the affairs of the executive and the legislature. Of course, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है अपना काम आइन के मुताबिक करें और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में करें, तो फिर इस तरह के मौके जो हैं कम होंगे जहां पर अदलिया को इंटरवीन करना पड़े. अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस बात पे कन्विंस्ड है कि हमने हर काम गलत करने की कोशिश करनी है और कानून को तोड़ने की कोशिश करनी है और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का कोशिश करना है और इलेक्शंस भी नहीं होने दे रहे हैं अगर हमें लगता है कि हम हार जाएंगे और इस तरह की चीजें करनी है, then obviously the judiciary has to check them. Who else is going to check them? डेमोक्रेसी का ये तो मतलब नहीं है कि आपके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो जो मर्जी करें. डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स विद इन द लॉ, सो द लॉ इज सुपीरियर टू द डेमोक्रेसी. The democracy is a way to manage your overall system, but it exists within a body of laws. उस बॉडी ऑफ लॉज की जो गार्डियंस हैं, जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द इशू. उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है, इसी वजह से दी हुई है. सर मेरा क्वेश्चन आपसे इस तरह था कि जो अदलिया रीराइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या दुनिया में कभी मतलब दूसरे जो ममालिक हैं उनमें भी इस तरह होता है? तो अगर होता है तो वो, हाँ मतलब वो किस तरह इससे डील कर रहे हैं? अच्छा देखें, दे कैन बी गुड डिसीजंस, दे कैन बी यू नो बैड डिसीजंस. वो आप जाहिर है आपके अपने पे डिपेंड करता है. अमेरिका में एक बड़ा मशहूर केस है नोन एज सिटीजन्स यूनाइटेड, और सिटीजन्स यूनाइटेड में जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मैं पैसे देता हूं किसी को किसी पॉलिटिकल या और कॉज के लिए, तो वो जो है फ्री स्पीच में कवर्ड है. नतीजा ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं जितने मर्जी पैसे जो है डोनेट करूं, जिस भी जमात को देना चाहूं, जिस भी जो है कॉज को देना चाहूं, मैं दे सकता हूं. सो द थिंग इज कि यू कैन लुक एट डिफरेंट डिसीजंस of the courts over a period of time. In India, I'm forgetting the exact year right now, but the Supreme Court articulated a doctrine of basic structure. Basic structure से मतलब ये था कि हिंदुस्तान जो है अपने आइन में, it is declared to be a democratic socialist republic, और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन हैं. इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तब्दील नहीं हो सकता. अब आप कह सकते हैं कि नहीं, अगर मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी है और सूबाई असेंबलियों में भी 2/3 मेजॉरिटी है, तो मैं बिल्कुल जो है हिंदुस्तान को एक सेक्युलर मुल्क से हिंदू राष्ट्र भी बना सकता हूँ, या बादशाहत में बना सकता हूँ, या मैं उसको फैशिज्म में तब्दील कर सकता हूँ. But the Indian Supreme Court has ruled that no, you can't do that. The basic structure of the Constitution is immune to being changed. आप जितनी मर्जी मेजॉरिटी लेकर आ जाए, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते. सर पाकिस्तान में अब भी आप कह सकते हैं नहीं नहीं, माय माय पॉइंट इज कि देखें,
the when you say that the judiciary is imperiling democracy, how does forcing a government to follow the plain English of the Constitution, election 90 days after dissolution of assemblies, amount to interfering with the democratic process? ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई? इसलिए पैदा हुई कि बिल्कुल जैसे कि मुस्लिम लीग 1950s में थी, मुस्लिम लीग आज भी यही है। वो डर रहे हैं कि जब ही इलेक्शन होगा हम हार जाएंगे। सर उससे पहले भी ये भी है ना कि अगर वो 63A का फैसला ना आता तो फिर असेंबली डिसॉल्व ही नहीं होती। देखें, जो असेंबलीज के डिसोल्यूशन है, दैट द चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड, देयर इज नो फिक्स्ड टर्म लिमिट फॉर द असेंबली। 5 years इज द आउटर लिमिट, यानी कि 5 साल के बाद आपने हर सूरत में मैंडेट दोबारा लेकर आना है अवाम से। उससे पहले आप किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर आप समझें कि वी वुड लाइक टू गो फॉर इलेक्शंस। वो इनकम्बेंट के पास इख्तियार होता है। इंग्लैंड में भी होता है कि वो फैसला कर सके कि जी किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट है या जो भी चीफ मिनिस्टर है उसके पास इख्तियार होता है कि वो बिफोर द फॉर्मल टर्म इज कंप्लीट इलेक्शन दोबारा कॉल कर सकता है। यू कैन सीक अ फ्रेश मैंडेट एट एनी टाइम। जो पीटीआई है वो वापस आए और उन्होंने अपनी असेंबलियां, यानी कि केपी की असेंबली और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दी। उससे पहले पीएमएलएन के लोग पीटीआई को यही कह रहे थे कि अगर आपको जमहूरियत और इलेक्शंस का इतना शौक है तो आप केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर लें। उन्होंने डिसॉल्व कर ली। अब वो कह रहे हैं कि इनकी डिसोल्यूशन की वजह से बड़ी जो है मुसीबत पैदा हो गई है, टाइम टेबल, ये पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक सौ जो है बहाने लेकर वो आ गए हैं कि जी इस वजह से उस वजह से जो है हम 90 डेज में इलेक्शन नहीं कर सकते। सर वैसे सारे मामले में केपी की असेंबली कहाँ गई, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। देखें, जो अभी इनके सामने रिट था, दैट वाज फॉर द पंजाब असेंबली एज फार एज आई रिकॉल। एंड जो केपी गवर्नमेंट का जो वकील था वो सुप्रीम कोर्ट से चला गया। वो भी था, बट आई जस्ट read this and seen this कि जी the KP government did send a lawyer but they decided to withdraw their lawyer। अगर फॉर एग्जाम्पल पंजाब का केस है और सुप्रीम कोर्ट जो है केपी का भी ये कह देती, तो लोग कह रही होते कि देखें जी केस तो पंजाब का था, उन्होंने केपी का भी फैसला सुना दिया। द थिंग इज कि अगर आपकी नीयत ये है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देनी है क्योंकि हम हार जाएंगे, मसला ये है, मसला सुप्रीम कोर्ट नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस। जो हमारा पॉलिटिकल क्लास का एक ब्रेकडाउन है और लैक ऑफ विजडम है, दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस लास्ट अप्रैल बेसिकली। सर जिसमें जब लास्ट अप्रैल था उसमें पीटीआई वाज शोइंग दीज टेंडेंसीज, और अब जो है अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू पीटीआई को निकाला था अब वो भी वही टेंडेंसीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सर चलो अगर हम गवर्नमेंट को साइड पे कर लें कि उनको ये लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो हम दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, ये मसला इसी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जुडिशरी के अंदर खुद भी तो डाइवर्जेंस पाई जाती है ना, दो ग्रुप बन गए हैं, एक एक बंदा लेट कर रहा है, दूसरा दूसरा बंदा लेट कर रहा है। उसका हम क्या कह सकते हैं? वो मतलब ये क्यों हो रहा है इस तरह? अगर ये आइन में लिखा है कि 90 डे में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे क्यों इसमें इब्हाम पाया जाता है कि हम ये केस नहीं सुनेंगे क्योंकि इस तरह का बेंच बना है या इस तरह हुए। अच्छा, देखें, जो भी सुप्रीम कोर्ट होती है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस इन द सेंस कि कुछ सुप्रीम कोर्ट्स में हमेशा पूरा ही बेंच केसेस को सुनता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये है प्रैक्टिस। अदर सुप्रीम कोर्ट्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस।
इवन इन द यूएस सुप्रीम कोर्ट, जहां पर फुल बेंच का ट्रेडिशन है, there is a sharp polarization between the judges on ideological and legal principles. वहां पर खुलेआम लोग समझते हैं कि जी ये लिबरल जज है, ये कंजर्वेटिव जज है, ये लिबरल जज है, ये कंजर्वेटिव जज है। वहां पर अदलिया में प्रिटेंस भी नहीं है कि जो जस्टिस जो है वो किसी खास नजरिए से या किसी खास सियासी जमात से जो है ज्यादा करीब है या नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि वहां पर जो जुडिशरी होती, इनफैक्ट वहां पर तो लोअर लेवल्स पे तो उनकी जुडिशरी इलेक्ट होती है और सीनियर लेवल्स पे थ्रू अ नॉमिनेशन प्रोसेस आती है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल होता है। बट चलें, दैट्स अनदर स्टोरी perhaps for another podcast. The main issue is that in our legal practice and in our legal tradition, the Chief Justice constitutes benches. नाउ ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी ये प्रैक्टिस कर रही है, बहुत सालों से कर रही है। अब मसला क्या है कि जी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे पसंद का फैसला आ जाए। वो ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ जजेस जो हैं हमारे ज़्यादा जो है सिंपैथेटिक होंगे, कुछ जजेस शायद कम सिंपैथेटिक होंगे, जो भी उनकी रीडिंग है इस चीज़ के ऊपर। So basically, the government is trying to fix the bench. And in my view, no government should ever be allowed to ever fix any judicial bench. That should always be the prerogative of the judiciary. So that गवर्नमेंट is something which the government should not be doing. But I do understand that from a political angle, the government would like to create as much doubt as possible about any adverse verdict. And मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट के वकीलों ने उनको बता भी दिया होगा कि भाई देखें, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप जीत सकते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप हार सकते हैं। ये हम डेफिनेटली हारेंगे क्योंकि प्लेन लिखा हुआ है 90 डेज। आई मीन देयर इज नो वे अराउंड दिस बेसिकली। तो लीगली तो वी आर डेड इन द वाटर। बाकी जो है आप अपने सियासी तौर पे या बाकी तौर पे जो मर्जी कर लें, दैट इज अप टू द पॉलिटिशियंस एंड दैट इज अप टू द गवर्नमेंट। इफ यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स विद द जजेस डिसीजंस, दैट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी देन। बट गवर्नमेंट दिस को अगर वाज अ हम वेरी सर, जी। जो जजेस थे वो खुद भी रिफ्यूज कर रहे थे कि हम नहीं सुन रहे हैं ये केस। पहले 7, फिर और वो उनकी मर्जी है। 4, फिर 3। देखें, जजेस हैव अ राइट टू रिक्यूज देमसेल्व्स। सर, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? देखें, अगर कोई जज है और वो अपने आप को रिक्यूज कर रहा है, उसकी जो भी रीजनिंग है, दे आर टेकिंग देमसेल्व्स आउट ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं अपने आप को रिक्यूज कर लेता हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने अपने आप को ही -1 कर दिया। सो नाउ आई एम नो लॉन्गर अ फैक्टर इन दैट डिसीजन। मेरी जो भी रीजनिंग थी उसमें, वो ऑब्वियसली दैट जज हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू गिव इट। सर, वो तो रिफ्यूज इसी वजह से कर रहे थे कि भाई आपकी पार्टी के जो मतलब जजेस हैं वो ज्यादा हैं, तो फैसला आपका ही आएगा। आप फुल बेंच बनाएं और सारे जजेस को शामिल करें ताकि हम सुन सकें उसको। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम उसको सुनेंगे नहीं, वो ये कह रहे थे आप फुल कोड बनाएं तब हम सुनेंगे इसे। देखें, इसके ऊपर जो, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तरफ की वकील होते हैं, हर एक क्लेम करता है कि जी बेशक फुल बेंच भी कर लो तो हमारा मौकफ जो है वहां पर जो है कामयाब हो जाएगा। माय पॉइंट इज सिंपली दिस, दैट एट प्रेजेंट बेंचेस का बनाना चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, बेंचेस से निकलना इंडिविजुअल जजेस का प्रेरोगेटिव है। तो इस तरह की चीज में जो है आप जितना रीड करने की कोशिश करेंगे कि किसकी कौन सी नीयत है, किसकी कौन सी एफिलिएशन है, दैट माइट मेक सेंस फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल, स्पेशली कि अगर आप को लग रहा है कि जी हमारा केस कमजोर है या हम हार जाएंगे या जो भी जो है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट
these are powers that are vested in the judiciary as an autonomous institution, that it has the power to regulate itself. सर जिस तरह अभी डाइवर्जेंस जुडिशरी में है और सॉरी पार्लियामेंट ने लॉ भी ये पास कर लिए हैं कि भाई बेंचेस किस तरह बनेंगे, और जो सोमोटो का जो अख्तियार है वो एक जज से उठा के यानी चीफ जस्टिस से उठा के पूरी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, कि मतलब तीन जजेस बैठेंगे सीनियर मोस्ट, वो डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ पे सोमोटो लेना है और किस चीज़ पे नहीं लेना। तो फ्यूचर में ये जुडिशियल जो एक्टिविज्म का फिनोमेना है ये किस तरह जाएगा? ये जो जितना इतना इख्तिलाफ भी पाया जाता है और सुप्रीम चीफ जस्टिस से ये अख्तियार भी लिया जा रहा है कि आप अकेले इस तरह नहीं ले सकते सोमोटो के, इतना बेंचेस बना सकते हैं। तो जिस तरह ये पास में जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे इस फिनोमेना पे, क्या ये फ्यूचर में हो पाएगा इस तरह? देखें, जब भी ये कानून फॉर्मली नहीं कि नोटिफाई होता है तो I am pretty sure that it will be challenged. And it will be made subject to judicial review. That will be a very interesting case whenever it comes. So we'll have to wait basically for that case in that sense. Personally, I don't think कि इस तरह की जो clearly nullified legal में law making है वो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टैंड करने देगी। सो ये जो अपनी तरफ से ठीक है, दे कैन डू इट, इट कैन बी मे बी अ गुड पॉलिटिकल स्टांट गोइंग फॉरवर्ड, बट देयर इज अ हाई लाइकलीहुड इन माय व्यू that the Supreme Court will not allow its wings to be clipped in this manner. You can make the argument that actually they would need a constitutional amendment to bring about this change. क्योंकि जो judiciary है, it's not like the civil service, it's not like an ordinary institution, it is one of the foundational pillars of the constitution. तो उस foundational pillar को modify करने के लिए आपको एक constitutional amendment की शायद ज़रूरत हो, एक्ट से शायद आपका गुजारा ना हो सके उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप जुडिशरी को रेगुलेट बाय लॉ करना शुरू कर देंगे तो आज आपने एक एक्ट पास किया है, कल को आप दूसरा एक्ट पास कर लेंगे। तो आई हैव अ फीलिंग बेसिकली कि अगर इफ इट हैड बीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट then probably it would have been a lot harder to shoot down, but as things stand, I doubt that it will survive judicial review and legal challenges. But again, I'm not a lawyer. I can just sort of give you a sense as a historian that it would not be something that the Supreme Court would allow us to stand for very long. तो जिस तरह चलो अगर चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो तो सितंबर में शायद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा आएंगे, और वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब ये होना चाहिए, वन मैन पावर शो है, और जो बेंचेस भी बनाते हैं वो भी इस तरह है। फिर भी आपको नहीं लगता कि ये स्टैंड कर लेगी? देखें, अगर वो खुद चीफ जस्टिस बनते हैं और चीफ जस्टिस बनने के बाद वो अपने इख्तियार कम कर देते हैं and he agrees that by the act we can let this stand, then obviously that would be his discretion. But then I hope that when he hears the case he will constitute a full bench as he himself has advised to hear the case. सर अगर जिस तरह वो मतलब लीगल फ्रेटर्निटी भी कह रही है कि अगर ये हो जाए तो उससे ये मतलब खत्म हो जाएगा कि बेंचेस में फेवरेट होते हैं, जिस तरह भी वो नून लीग वाले इल्जाम लगाते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब वही बेंच बनाते हैं जिसको पहले से पता होता है कि इन्होंने क्या फैसला देना है, और इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो पीटीआई के हक में ही जाते हैं उनके फैसले। these तो ये are बेहतर again नहीं होगा these are अगर ये हो basic. जाए तो फेयर मतलब लोग ज्यादा एतमाद अच्छा, करेंगे इस पे? देखिए, जो चीफ जस्टिस होता है वो अमूमन सीनियर मोस्ट ही होता है, and for the last I think 5 or 6 chief justice appointments it has proceeded on the basis of seniority. जो भी senior most है सुप्रीम कोर्ट का जज
And I recall in one case, I think it was Justice Khwaja, he was Chief Justice only for a few weeks. And then he was replaced, क्योंकि retirement करीब आई हुई थी. अब seniority का मतलब ये है कि automatically जो है Chief Justice is the senior most judge, whoever it is. The idea was कि इससे जो है politicization जो है कि chances कम हो जाएंगे, because हर एक को पता है कि कौन senior most होगा जो दूसरा retire होगा, और हर एक यानी कि एक order of precedence आपने बना दी है जो transparent है एक लिहाज से. जब से seniority ये चीज हुई है, तब से जो है जो भी सियासी जमात है उसके खिलाफ फैसला आता है, इट स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द इंटेंशन एंड द इंटेग्रिटी एंड द जो है माइंड ऑफ द जज, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट के एक ऑटोनमस प्रोसेस के थ्रू सीनियर जस्टिसेस. तो बेसिकली बात यही है कि आप जो मर्जी जो है सेटअप कर लें, बेशक स्ट्रक्चर कर लें, अगर आप चाहते हैं फुल बेंचेस करवा लें, जो मर्जी करवा लें. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो सिर्फ उसी फैसला को ठीक समझेगी जो उसके हक में जाएगा. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि अच्छा जी ठीक है जी, हमने एक वीक केस प्लीड किया, हम मानते हैं हम गलत हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट के पाबंद होते हुए उसके विदाउट एनी लाइक फर्दर हार्ट बर्निंग हम उस पर अमल करेंगे. Thank you so much for giving us time, sir. नहीं, नॉट एट ऑल.